हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास बुक पढ़ रहे हैं हम लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड पार्ट, और इसका थर्ड चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र और विविधता के बारे में, नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो आगे हमने इसमें पढ़ना है कि जो हमारे सामाजिक विभाजन वो किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसमें हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पढ़ने हैं इसके, और नेगेटिव एस्पेक्ट भी पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं क्या बताता है सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहली बात तो ये है कि सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल खतरनाक और कभी कभी तो विस्फोटक भी हो जाता है, क्योंकि जैसे देश की शासन सत्ता को चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं और उन दलों में आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, और कई बार ये होता है कि वो दल अपने आप को सत्ता के लालच में, अपने आप को जितवाने के लिए लोगों का सामाजिक अंतरों का फायदा उठाने लग जाते हैं और उन सामाजिक अंतरों को भड़काते हैं। आपने चुनाव के दौरान कई बार सुना भी होगा कि फला जाति का उम्मीदवार है, उसे ही वोट देंगे हम, तो वो हमारी जाति का है या वो हमारे धर्म का है। जब इस तरह की भावना राजनीतिक दल इस तरह की राजनीति करते हैं तो वो राजनीति विभाजन का कारण बनती है, और कभी कभी तो देश का विखंडन भी हो जाता है इस प्रकार की राजनीति से। जब राजनीतिक दल सामाजिक अंतरों को भड़काने लग जाते हैं तो राजनीति विखंडन का रूप ले लेती है। अंडरस्टूड? जैसे यूगोस्लाविया 6 गणतंत्रों में बट गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्बानियाई और सर्ब लोगों में आपस में इतने ज्यादा अंतर बढ़ गए थे कि राजनीतिक दल भी एक अलग अलग बन गए थे, और इस तरह से यूगोस्लाविया 6 गणतंत्रों में बट गया। दूसरी तरफ हमने आयरलैंड का उदाहरण भी पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में। आयरलैंड में तो ईसाई लोग हैं, लेकिन वो 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं, और जो इन लोगों में आपस में बहुत ही ज्यादा वर्ग और धर्म, इनमें आपस में इतना जुड़ाव है। इसमें जो कैथोलिक लोग हैं ये मानने लग गए हैं कि हमारी गरीबी का कारण प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि वहां पर गरीब लोग ज्यादा कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो अमीर लोग हैं। और यहाँ का जो दल है कैथोलिक का जो समर्थन करने वाला है वो राष्ट्रवादी है, यानी नेशनलिस्ट है पार्टी जो इनका समर्थन करती है, जो दक्षिणी और उत्तरी आयरलैंड को मिलाने का समर्थन करती है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट है, उनका समर्थन करते हैं यूनियनिस्ट। तो 2 दलों, इसके धर्म के आधार पर यानी वर्ग के आधार पर 2 दल आपस में टकराव की स्थिति में है। हालांकि बाद में इन दोनों दलों ने आपस में बैठ करके सलाह मशवरा कर लिया और ये टूटने के कगार से बच गया आयरलैंड। तो इस तरह से राजनीति, कई बार सामाजिक विभाजन राजनीति में जब प्रवेश कर जाते हैं तो वो खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ही खतरनाक नहीं होते। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट। राजनीति और सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में विभिन्न जो अंतर हैं, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियां अपनी मांगे उठाती हैं, राजनीतिक दलों के माध्यम से वो अपनी मांगे सरकार तक ले जाती हैं या दबाव समूह के माध्यम से सरकार तक ले जाती है, और सरकार फिर उन मांगों को अपने नीतियां बना करके उनकी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होता है। शांतिपूर्ण तरीके से दल समर्थन करते हैं अलग अलग वर्गों का, और फिर वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और उनकी मांगों को पूरा करवाते हैं। ऐसे ही मतदाता और राजनीतिक दलों में भी सीधा संबंध है। आपने कई बार मतदाता किसी न किसी एक राजनीतिक दल के प्रति किसी मतदाता का रुझान अवश्य ही होता है और वो उसकी नीतियों से प्रभावित होता है। तो इस तरह से मतदान जो सामाजिक अंतर
और राजनीति यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। फिर बात आती है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि सामाजिक विभाजन तभी विखंडन का रूप लेते हैं जब उनकी बातें नहीं मानी जाती, जब उनका शोषण किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को अपने विचार रखने की अनुमति देता है। तो इस तरह से सामाजिक अंतर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, उसे कम नहीं करते। तो ये दोनों ही पॉइंट एस्पेक्ट हमने बताने हैं इसमें कि किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसका हमने नेगेटिव पॉइंट भी बताना है कि खतरनाक है, पॉजिटिव भी बताना है कि ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन बनेगा इसमें सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक और आयाम बताने हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति को करने वाले, राजनीति को प्रभावित करने, परिणाम तय करने वाले कारक या आयाम हमें बताने हैं इसमें। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति को परिणाम तय करने वाले कारकों में पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति रवैया। अगर किसी समाज में लोग अपने आप को दूसरों से उच्च समझने लग जाते हैं तो वहां पर तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे यूगोस्लाविया में तालमेल नहीं बना क्योंकि एक जो जाति थी वो अपने आप को दूसरी से बड़ा समझती थी। तो इस तरह से जैसे आयरलैंड में भी टूटते टूटते बच गया आयरलैंड। तो इस तरह से जब एक समुदाय अपने आप को दूसरे से उच्च मानने लग जाता है तो उनमें तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार लोगों की जो आम राय है समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, वो राजनीति के परिणाम तय करती है। लेकिन जैसे भारत में हम सब भारतीय हैं, ये आपको बार बार हम महसूस भी करते हैं इस बात को। तो हम जाति धर्म को एक परे रखते हुए हम सब भारतीय हैं, इस नारे को लेकर के चलते हैं। ऐसे ही बेल्जियम में भी जो सामाजिक विभाजन थे उनका आपस में समाधान कर लिया गया, डच और फ्रेंच लोगों ने मिलकर। तो लोगों का रवैया सामाजिक विभाजन के लिए बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। लोगों का रवैया कि लोग क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में। अगर लोग अपने आप को ज्यादा उच्च मानते हैं, राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, तो सामाजिक विभाजन हो जाता है, तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है किसी समस्या के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया कैसा है। तो राजनीतिक दलों के रवैये के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें कि सामाजिक विभाजनों को तय करने में इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि राजनीतिक दल किसी समस्या को किस प्रकार देखते हैं। तो अगर वो ऐसी मांगों को मान लेते हैं जिसमें किसी का भी अहित ना हो तो इससे सभी दलों में, सभी लोगों में आपस में तालमेल बनने की संभावना रहती है। यानी राजनीतिक दलों को भी ऐसी मांगों को मान लेना चाहिए जो किसी अन्य लोगों का अहित ना करती हो, अन्य लोगों का नुकसान ना करती हो। अंडरस्टूड? जैसे हमने देखा कि बेल्जियम में डच लोगों की मांग मान ली गई थी तो इससे विभाजन होने से बच गया था। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा है इसमें समस्या के प्रति सरकार का रुख कैसा है। जो हमारे सामाजिक विभाजन की राजनीति है उसके परिणाम तय करने में एक कारक ये भी है कि सरकार का रवैया कैसा है। अगर सरकार अल्पसंख्यक लोगों की हितों को भी ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाती है तो सभी लोग संतुष्ट रहेंगे, विभाजन नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार सिर्फ बहुसंख्यक लोगों के हित के लिए कार्य करती है, अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर देती है, तो उससे विभाजन का खतरा बढ़ जाता है। जैसे आपने श्रीलंका, इसमें यूगोस्लाविया में देखा विभाजन हो गया था और श्रीलंका में भी अभी भी गृह युद्ध की चपेट में है क्योंकि वहां पर भी तमिल और सिंगल के बीच में आपस में भेदभाव है और जो सिंगल सरकार है वो तमिल लोगों के अधिकारों को नहीं दे रही है, उनको तमिल लोगों को पूरे अधिकार नहीं दे रही है। तो इस तरह से सरकार का मांगों को मानने के प्रति रवैया कैसा है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ सामाजिक विभाजन होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अब कुछ हम और थोड़ा सा उदाहरण पढ़ लेते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, बुल्गारिया, रोमानिया और भारत के बारे में। कोई एक गणेश नाम का व्यक्ति है, वो बुल्गारिया में जाता है और वहाँ की कहानी वो अपनी फ्रेंड को बता रहा है, महाश्वेता को। वो कहता है कि मैं वहाँ की एक नर्स से मिला, बुल्गारिया की नर्स का नाम था योरदानका। नर्स का क्या नाम था? योरदानका बेल्जियम में एक नर्स है। उसका रवैया रोमानी लोगों के प्रति बहुत ही क्रूर था। वो महेश को बता रही है कि हमें इलाज तो करना ही पड़ता है, क्या करें, हमारी तो ड्यूटी है, लेकिन ये रोमानी लोग बहुत ही गंदे होते हैं, बहुत ही मतलब इनका कोई रहन सहन देखो, कैसे कपड़े पहनते हैं ये। एक तरह से उस महिला में, उस नर्स में उन रोमानी लोगों के प्रति बहुत ही घृणा का भाव है। तो जब इस तरह की घृणा का भाव होता है तो वो किसी न किसी दिन सामाजिक विभाजन का रूप ले ही लेता है। दूसरी तरफ एक और लेडी थी, इसमें योरदानका थी और एक और थी बुल्गारिया थी, मैं आपको बताती हूँ अभी। दूसरी थी रोमानी महिला मोर्दुजेनी। उसने उस अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और वो कहती थी कि जब भी मैं यहाँ पर, डॉक्टर मुझे घंटों बाहर बैठाए रखते हैं और जब चेकअप के लिए आती हूँ तो कई बार तो डॉक्टर मुझे नहा के आने के लिए बोल देते हैं कि तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो इस तरह का रवैया वहाँ पर लोगों के प्रति, रोमानी लोगों के प्रति जो हो रहा था, बढ़ता जा रहा था बुल्गारिया में, उसकी कहानी, उसकी चर्चा गणेश कर रहा है। लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई रवैया किसी के साथ नहीं होता है। हम सब भारतीय हैं और भारत में इस प्रकार के सामाजिक विभाजन नहीं है। हमारे यहाँ पर संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई है, छुआछूत पूरी तरह से निषेध है। ऐसे ही तो बेल्जियम में भी हमने पढ़ा था, वहाँ भी किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। ओके, तो कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि योरदानका कौन थी, इसीलिए मैंने ये कहानी आपको बताई। थैंक यू।